स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और देखो, आप लोगों ने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको ये बात पता चली होगी कि पिछली क्लास में मैंने केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें मैंने बहुत बेसिक लेवल का केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस किया था। वैसे केमिस्ट्री डिस्कस ना करते हुए बस केमिस्ट्री की एक मैंने बैकग्राउंड सेट करके रखी थी आपके दिमाग में कि हाँ, हम केमिस्ट्री में किस तरीके से एक एंट्री कर सकते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने को लेकर। आज हम केमिस्ट्री में बेसिकली मतलब इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली करने वाले क्या है, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही ध्यान देंगे। कोई अभी एक से एकदम जल्दी से हम केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। तो आज जो हम करेंगे वो बहुत सिंपल लेवल की स्टेज होगी कि भाई हम केमिस्ट्री के अंदर जो डील करते हैं डिफरेंट टाइप के मैटर्स से, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हम उसको मैटर कहते हैं। तो बेसिकली मैटर होता क्या है, वो मैटर को समझना, उस मैटर के कंपोजिशन को समझना, उसके अंदर के एक एक कंपोनेंट्स की स्टडी आज हमको करनी है, ताकि आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे का अप लेवल पढ़ेंगे, प्लस लेवल पढ़ेंगे। तो आज हमारा काम जो है दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बोल दूं कि क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आज मुझे मैटर समझना होगा। दोस्तों, मैटर क्या होता है? देखो, आप कई बार ये मैटर के बारे में सुनते दैनंदिन भाषा में, अरे बोले वो मोहल्ले में मैटर हो गया। तो वो मैटर और ये मैटर बिल्कुल अलग अलग है। वो मारपीट वाला मैटर अलग होता है, ये वाला जो मैटर है वो अलग है, ठीक है? तो मिस कंफ्यूज कभी मत कीजिए कि कहीं गलत मीनिंग ना निकाल बैठो। तो मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर बेसिकली ये हमारे आजू बाजू की हर वो चीज होती है जिसका मास और वॉल्यूम होता है। मैंने कहा मैटर वो हर चीज होती है जिसको मास और वॉल्यूम होता है। अगर हमने कहा कि व्हाट इज मास, तो आपको पता है दोस्तों, और व्हाट इज वॉल्यूम ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं कि मास यानी कि क्या और वॉल्यूम यानी कि क्या। मास यानी कि जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का मास यानी कि मेरे बॉडी में जो कंटेंट भरा हुआ है, जो मटेरियल मेरे बॉडी के अंदर भरा हुआ है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर कंसीडर किया गया, एक क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक डिवाइस या एक प्रकार से एक वैल्यू मेजर करने के लिए एक पैरामीटर डिवाइस किया गया, जिसको हम मास कहते हैं। मास मेरा, दूसरे की बॉडी का या किसी भी दूसरी तीसरी बॉडी का जो मास होता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी का जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है, जैसे मेरे बॉडी में जितना मटेरियल भरा हुआ है, किसी दूसरे बॉडी में अमाउंट ऑफ मटेरियल मेरे से ज्यादा भरा हो सकता है, मुझसे कम भरा हो सकता है, या मेरे बराबर भी हो सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं होगा। तो मास यानी कि क्या होगा कि मास यानी बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, उस बॉडी में कितना कंटेंट भरा हुआ है। ये पता करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है जिसको हम मास कहते हैं। बच्चे मैक्सिमम टाइम मास को वेट समझने की गलती कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मास एक अलग पैरामीटर है, वेट का कुछ और ही मतलब होता है। और इसीलिए कभी भी मास और वेट को एक साथ कभी मत रखिएगा। आप जिस वेइंग मशीन पर आप हमेशा खड़े होते हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो जनरली वेइंग मशीन उनके पास होती है। इवन आप कई बार अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कई बार वेइंग मशीन पे कुछ पैसे देकर आप वहां पर वेट करते हो। हम कई बार कहते हैं हम वेट करते हैं, बट असल में हम वेट नहीं करते, हम वहां पर हमारा मास निकालते हैं। 42 kg, 50 kg, 63 kg, 68 kg, ये क्या है दोस्तों? ये मास है, ये वेट नहीं है। हम वेइंग मशीन उसको इसीलिए कहते हैं कि वो एक्चुअली वेट निकालने के लिए बनी तो थी, लेकिन हमारा जो वेट बनता है वो ऐसा बनता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपके लिए उतना नया नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। क्योंकि जब हमने फिजिक्स की सीरीज पढ़ाई थी तो हमने जी के ऊपर बहुत सा डिस्कशन किया था कि व्हाट इज दिस जी एंड व्हाट इज दिस जी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। तो ये हमने तो पढ़ लिया था, लेकिन मेरा कहने का मतलब वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है वेट।
अगर यहाँ पर इस बात को समझने चले हम कि वेट एक्चुअली हम जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं और हम जब कुछ नंबर वहां दिख रहा है कि उस डिस्प्ले में, या अगर एनालॉग है तो कांटा जिस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो उसकी नीडल जिधर रिप्रेजेंट कर रही है, जिधर डायरेक्शन दे रही है, अगर उसको देखा तो अगर मान के चलो वहां लिखा है 46, अगर डिजिटल है तो 46 लिखा रहेगा, और अगर कांटा है और मान के चलो 46 की तरफ अगर वो डायरेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उस 46 के बाद में केजी बोलते हैं। मतलब हमारा मास, या जो भी व्यक्ति उस मशीन पे खड़ा है उसका मास 46 केजी बोलते हैं। फिर उसको हमने मास मशीन बोलना चाहिए, वेट मशीन नहीं बोलना चाहिए। तो एक्चुअली वो मशीन जो होती है वो अंदर ही उस जो भी आंसर रहता है, अंदर का जो वैल्यू होता है उसको जी से एक्चुअली क्या करता है, डिवाइड करता है। जी से वो डिवाइड करता है तो जी से जी कैंसिल होता है, फाइनली हमको मास मिलता है उस वेइंग मशीन पे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से सारे लोग अर्थ पे ही हैं, और अगर सबका वेट अगर कंसीडर कर लिया हमने, यानी जो जी का वैल्यू है एक रेफरेंस के लिए अर्थ के ऊपर सबके पास सेम ही वैल्यू होती है। तो अगर देखा जाए तो वेट मशीन भी अर्थ के ऊपर ही रखी हुई है, और इसलिए उसके भी मास में जी का मल्टीप्लीकेशन है, जिसको हमने अगर मान के चलो रेफरेंस के लिए 1 ले लिया तो हमारे भी मास के साथ जी का वैल्यू 1 रेफरेंस करके ही वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसलिए वेट मशीन पे खड़े होकर हम मास कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मास निकालते हैं, लेकिन असल में वो हम कई बार बोलते हैं वेट मशीन पे खड़े, वो वेट नहीं देती, वो हमारा मास ही कैलकुलेट करके निकाल के देती है। तो एक्चुअली मुझे वो नहीं आपको ज्यादा डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं करना है, मुझे बस आपको इतना बताना है कि जो मास है, एक्चुअली मास क्या होता है। मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कोई भी बॉडी है, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी बॉडी अगर हो, और अगर उस बॉडी के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जिस भी चीज से वो बॉडी बनी हुई है, तो उसके कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके मटेरियल को काउंट करने के लिए जो एक क्वांटिटी बनाई गई उसको हम कहते हैं मास। और अगर किसी ने आपसे कहा कि व्हाट इज मास, तो हम कह सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी। आप दोस्तों साथ ही में लिख सकते हो तो लिखते चलो, उससे आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। अ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ कंटेंट। एकदम इजीली याद रखेंगे कि किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल भरा हुआ है, ये मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई जिसको हम मास कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक और बात मैं कह रहा हूं, वॉल्यूम। वैसे तो वॉल्यूम के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन वॉल्यूम मतलब एक्चुअली क्या है, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूं कि वॉल्यूम मतलब स्पेस। स्पेस मतलब की जगह। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह रखते हैं तो उसको रखने के लिए स्पेस लगती है, बिना स्पेस के ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। और एक और बात, आपको पता है कि जिस जगह पे आपने ऑलरेडी एक मटेरियल रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे तब तक आप दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक बार कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई स्पेस घेर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, तो उस ऑक्युपाइड स्पेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट तभी रखा जाता है जब पहला हटा दिया जाए। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए एक स्पेस लगती है। जैसे आप अभी जिस जगह पर बैठे हैं या फिर खड़े हैं, ऑब्वियसली आपने अपने बॉडी के शेप के अनुसार, देखो मेरे हाथों की मूवमेंट को समझो, अपने बॉडी के शेप के अनुसार आपने इस रूम का, जिस रूम में आप बैठे हैं वहां का एरिया, या सॉरी वहां का एक स्पेस क्या करके रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है। जिस भी रूम में आप बैठे हैं, आपके बॉडी के शेप के अनुसार आपने स्पेस क्या करके रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है, और वो जो स्पेस आपने ऑक्युपाई किया है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द केसेस आपने कभी ना कभी ऐसा किया ही होगा कि जैसे किसी बॉटल या कोई डिब्बी हो या कोई लोटा हो या फिर कोई ग्लास हो, आपने किसी बड़े से गंज या बर्तन में पानी रखा हुआ होगा, और अगर आपने जो भी आपने छोटी ग्लास ली है या कोई शीशी ली है या फिर कोई बोतल ली है, अगर उसको आप उल्टा ऐसा रख के उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो आपने कभी ये फील जरूर किया होगा कि पानी उस बोतल के अंदर नहीं जाता। लेकिन जैसे ही अगर वो बोतल को आपने टिल्ट किया, मैं बोतल बोल रहा हूं,
वो ग्लास हो सकती है, आपने कोई डबकी ली होगी, वो भी कुछ कर सकते हैं आप। तो अगर मान के चलो जैसे ही अपन उसको तिरछा करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें पानी जाने लगता है और बबल्स बाहर निकलते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि जब पानी अंदर जा रहा है तो उस बॉटल के अंदर की जो हवा है यानी कि एयर है वो बाहर आ रही है। और जब हम डायरेक्ट उसको वर्टिकल रख के दबा रहे थे तो पानी क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि ऑलरेडी उस बॉटल के अंदर एयर भरी हुई थी और आप बाहर से और मैटर भरने की कोशिश कर रहे हो, और वो नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब किसी जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखा होता है और दूसरा वहां ऑब्जेक्ट रखना है तो पहला निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट दूसरा वहां पर बैठ पाएगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को रखने के लिए स्पेस लगती है, और उस स्पेस को जब हम काउंट कर लेते हैं तो हम उसको वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों। तो अगर किसी ने कहा कि व्हाट इज स्पेस, तो हम व्हाट इज वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर। जो स्पेस ऑक्युपाई करता है कोई मैटर, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों। और किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर कहें कि ये मैटर है, इसका मतलब उसके पास दो क्वांटिटी हमेशा डिफाइन करने लायक होगी, एक उसका मास और उसका वॉल्यूम। जब तक उसका मास और वॉल्यूम डिफाइन नहीं होगा, हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को मैटर नहीं कह सकते। यानी कि अगर कोई मैटर है, वो हमें दिखे या ना दिखे, क्योंकि एयर हमारे आजू बाजू में होती है, वो नहीं दिखती लेकिन वो है, और वो है साथ ही में, वो हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो हमको महसूस हो रही है, महसूस तो हो रही है, लेकिन साथ ही में उसका हम मास काउंट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तुमको बॉटल का एग्जांपल दिया कि वर्टिकल बॉटल को आप पानी के अंदर डुबोते तो पानी नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि उस बॉटल के अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है, और वहां मैटर दूसरा तब जाएगा जब एयर वहां से बाहर आएगी। और इसलिए जब बॉटल को हम टिल्ट करते हैं तो वहां की एयर बाहर आती है, उसके ही बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, और पानी जाता है अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये वॉल्यूम की बात करी। तो मैटर यानी कि बेसिकली एक ऐसी चीज जिसका मास हो और उसका वॉल्यूम हो। यानी अगर कोई भी चीज मैटर कह रहे हैं तो ये श्योर है कि उसका मास डिफाइन हो रहा है और उसकी वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ है, तो ही वो मैटर है, अन्यथा वो मैटर नहीं होगा। तो किसी ने कहा दोस्तों कि व्हाट इज मैटर, तो आप बहुत इजीली समझा सकते हैं कि एनीथिंग विच has mass and volume। कोई भी चीज जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मैटर कह सकते हैं। और मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली समझा कर दिया है, संक्षिप्त में बताया है कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वॉल्यूम। आपको पता है दोस्तों कि मास मेजर करने के लिए अगर एसआई यूनिट पूछा तो किलोग्राम है, और अगर सीजीएस यूनिट पूछा तो सीजीएस यूनिट में ग्राम है। वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो एसआई यूनिट में आता है मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट में अगर पूछा दोस्तों किसी ने, सीजीएस यूनिट में पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कोई इश्यू नहीं है, आपको ये बेसिक बातें पता है ऑलरेडी, ये मैं अज्यूम करता हूं, और अगर नहीं भी पता थी तो मैंने आपको एक थोड़ा रिवीजन बताया है, आप इसको याद रख लीजिए दोस्तों। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अपने कॉपी में जरूर नोट करो। भले ही बेसिक बात है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि कई बच्चों को ये बातें पता जरूर होती है, लेकिन कभी भी वो दूसरे को जब बताने जाते तो बहुत दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती है। तो वैसा ना हो, इसलिए एक बार आप इसको नोट कर लो और अच्छे से इसको एक बार मेमोराइज कर लो, याद रख लो कि हाँ ये चीजें ये है। अगर आपको कभी भी इस्तेमाल करना हो तो आप इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें ये सब नहीं पता होने के कारण हमारी हायर क्लासेस में हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और फिर सब्जेक्ट को हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। फिर उसके लिए हम वो कई बार ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन में भी ये बेसिक बातें हम टीचर्स लोग ये अज्यूम कर लेते हैं यार इसको ये तो आना चाहिए, क्योंकि हर क्लास का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई इस क्लास में इस लेवल का नॉलेज तो भी एटलीस्ट चाहिए। कोई टीचर अगर उसको रिवाइज भी करा दे निचली क्लासेस का, तो भी पिछली क्लासेस का रिवीजन एक रिवीजन ही होता है, एक फुल फ्लेज्ड क्लास जैसी तो नहीं चलेगी वो। ऑब्वियसली अगर मैं आपको 8वीं क्लास की कोई बात अगर रिवाइज करा रहा हूँ 10वीं या 9वीं क्लास में, तो मैं 8वीं की क्लास जैसे तो रफ्तार में नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा।
और हर बच्चा उसको उतने इजीली कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि मैं अभी यहाँ पर ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि मेरा व्यूअर 8th क्लास का भी है, 9th क्लास का भी है और 10th क्लास का भी है, और इसलिए मैं स्टार्ट 8 से करता हूँ और एंड मुझे 10th क्लास तक करना है, ताकि और 8th वाला भी 9th की बात समझ पाएगा, 9th वाला भी 10th की बात समझ पाएगा, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस में लेकर चलूंगा। और इसीलिए आप आराम से वीडियोस को देखते जाओ, नेसेसरी चीज नोट करते जाओ, अगर डाउट होते हैं तो आप वो भी कमेंट करते जाओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूं, हमारी हेडिंग होगी अब कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, देखो दोस्तों, मैटर का कंपोजिशन मतलब कि मैटर किस चीज का बना हुआ है, मैटर के अंदर क्या होता है। तो ये जो सवाल है, जैसे आज हमारे सामने खड़ा है, ऐसे ही कई सालों पहले साइंटिस्ट के सामने, दूसरे जो विचार करने वाले लोग, जो थिंकर्स थे, उनके सामने यही सवाल खड़ा था कि भाई ये जो मटेरियल बनते हैं, असल में ये किस चीज के बनते हैं, क्या ये पूरा का पूरा एक ही चीज होती है या फिर क्या ये कुछ छोटी छोटी चीजें मिलकर बनती है। ऐसे सवाल उनके दिमाग में आए। दो सवाल मैंने आपके सामने किया कि क्या ये एज अ होल, ऑब्जेक्ट एज अ होल होता है, या फिर ये पूरे ऑब्जेक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप देखो, कुछ चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो देखो ट्रेंड हम मार्कर पेन का करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पता है पिछली छोटी क्लासेस में या कभी ना कभी आप लोगों ने चॉक और बोर्ड का स्टडी जरूर किया होगा। तो आपको पता है कि जब टीचर बोर्ड पे लिखते हैं तो वो लिखते हैं, उस समय लिखने के बाद जब टीचर उसको बोर्ड को क्लीन करते हैं तो बोर्ड के निचले हिस्से में आप देखेंगे कि जो चॉक होते हैं उसके डस्ट के पार्टिकल्स गिरे हुए दिखते हैं। वो चॉक से ही बने हुए डस्ट के पार्टिकल्स हमको दिखते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताऊं दोस्तों, आप सॉ मिल कभी गए होंगे। सॉ मिल मतलब जो लकड़ी चिराने की जो मशीन होती है, वो जो मिल होती है जहां पे लकड़ी को चिरा जाता है, उसके अलग अलग पट्टियां बनाई जाती है, जो सॉ मिल होती है। वहां पर अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो जब वो लकड़ी कटती है तो कटने के बाद वहां से पाउडर निकलता है, जिसको हम सॉ डस्ट कहते हैं। ये जो सॉ डस्ट निकलता है, ये उस लकड़ी से निकल रहा है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ये हमको तो जरूर बताते हैं कि ये इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो, वो बना होता है बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। छोटे टाइनी पार्टिकल से जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनते जाओ दोस्तों, मैं बहुत काम की बातें बता रहा हूं आपके लिए कि कोई भी मैटर, एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एज अ होल नहीं होता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट एक ही नहीं होता है। असल में वो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। छोटे पार्टिकल्स से मिलकर वो बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। और वो जो छोटे पार्टिकल्स थे, उनको शुरुआती समय में मॉलिक्यूल्स कहा गया दोस्तों। लेकिन जब हमने ये छोटे पार्टिकल्स की बात करी थी, तब तक वो पार्टिकल का साइज इतना माना गया कि वो हमको दिख सके, विजिबल हो सके। मतलब शुरुआती समय में ये बात तो डाउट से क्लियर हो चुके थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। लेकिन वो जो छोटे पार्टिकल्स कंसीडर किए जा रहे थे, वो उतने बड़े कंसीडर किए जा रहे थे कि जो हमें दिख सके। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे चली, उनको ये पता चला कि यार, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल, असल में वो भी एक अपने आप में कंप्लीट नहीं है, फंडामेंटल कंपोजिशन उस मैटर का नहीं है, वो भी और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और तब धीरे धीरे हम और छोटे पार्टिकल्स के तरफ चले। तब जाके कुछ इंडियन संत थे, जैसे ऋषि कनाथ थे, इन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल आप कंसीडर करके चल रहे हो वो भी कंप्लीट नहीं है, वो भी सबसे छोटा हिस्सा उस मैटर का नहीं है, उससे भी छोटा हिस्सा उसमें होता है, जिसको उन्होंने अणु कहा। और इस अणु का अनुवाद यानी कि अणु का ट्रांसलेशन अगर दूसरी लैंग्वेज में हो जाए तो उसको पहले एटॉमॉस कहा गया। अणु यानी कि मॉलिक्यूल का सबसे छोटा हिस्सा, यानी कि जैसे हमने पूरे मैटर को एक छोटे हिस्से मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, फिर मॉलिक्यूल को और छोटे हिस्से अणु में तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब इस अणु से आप और नीचे नहीं जा सकते, मतलब ये जो अणु है ये सबसे छोटा है। इसका इंग्लिश वर्जन अगर हम चले अणु से तो बनता है एटोमॉस।
एटॉमस का मतलब इनडिविजिबल या अनडिविजिबल हम कह सकते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और यही जो एटॉमस था समय के साथ एटम बनने लगा दोस्तों। आप क्रोनोलॉजी को समझ रहे होंगे कि सबसे पहले मैटर को समझा गया कि क्या ये मैटर एज अ होल सिर्फ एक ही चीज है या फिर क्या ये छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। तो पहले पता चला हाँ ये छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे दोस्तों उसको मॉलिक्यूल कहा गया। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या ये मॉलिक्यूल अब ये अपने आप में अकेला कंप्लीट है या ये भी कुछ छोटे पार्टिकल से बना है, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल का साइज जब पहली बार देखा गया तो वो दिखते थे, विजिबल थे। और जब हमने उसके बारे में और सोचा कि क्या ये और भी छोटे पार्टिकल से बना हो सकता है, तो उन साइंटिस्ट ने ये बात पता करी कि हाँ ये मॉलिक्यूल जो है वो उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और उसको ऋषि कनाद ने पहले अणु कहा, फिर उसके बाद में और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसी समय के जो कंटेम्पररी साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको एटॉमस कहा। बाद में वो एटॉमस चेंज होकर रेगुलराइज हो गया एटम। तो एटम जो था वो अब सबसे छोटा पार्टिकल कंसीडर किया गया किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा और कोई पार्टिकल एटम में नहीं, मैटर में नहीं होता है। और वो एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर ही मैटर बनता है। इस तरीके से बातों को समझाया गया दोस्तों। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ very tiny particles called as molecules। पहले इनको कहा गया दोस्तों कि टाइनी पार्टिकल से बना होता है और वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन मॉलिक्यूल्स भी बने होते हैं और छोटे पार्टिकल से जिनको हम एटम्स कहेंगे। और अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल्स आर formed by smallest fundamental undivisible particle called as एटम। ठीक है दोस्तों। और फिर जैसे ये एटम की बात हुई धीरे धीरे फिर लोगों ने और सोचना शुरू किया कि क्या ये एटम के अंदर भी और कुछ होगा। फिर उसके लिए एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की गई। और जब एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की गई तो आप लोगों ने बहुत सारे थ्योरीज के नाम सुने होंगे। जैसे आप लोगों ने नील बोहर्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक मॉडल सुना होगा, आपने रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट सुना होगा, आपने थॉमसन्स की जो थ्योरी थी वो आपने सुना होगा। तो सबने अपनी अपनी फिर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी और तब जाके एटम को पूरा समझा गया कि एक्चुअली एटम बना कैसे होता है। तो हमने अभी क्लास में देखा हम एटम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी डाउट खत्म नहीं हुए कि इस एटम के अंदर क्या है। उसमें मैं आपको एक एक छोटी छोटी जो थ्योरीज थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नाम लिए, इस पर ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन छोटी छोटी बातें जरूर बताऊंगा, जिससे आज हम जिस एटम को कंसिडर करते हैं कि हाँ एटम ऐसा होता है, ऐसा जब हम कहते हैं तो वो किसी एक थ्योरी की देन नहीं है। हर साइंटिस्ट के अपने अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हम एटम की एक ऐसी इमेज हम अपने आंखों के सामने बना चुके हैं जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। वो किस बेसिस पे बनाए हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक अभी का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप इसको नोट कर लीजिए और याद रख लीजिए। वैसे पॉइंट्स बहुत बना जा सकते हैं, मैं वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉइंट्स, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपको आंसर कैसे अभी फिलहाल लिखना है वो नहीं बता रहा हूँ मैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आने वाली क्लास में याद रखना है वो उसके लिए लिखाया हूँ मेरे दोस्तों। तो इसको नोट कीजिए, आने वाली क्लास तक पूरी तरीके से रिवाइज कीजिए और तब तक आप तैयार रहिए कि अब हम एटम की उस छोटी सी दुनिया में जाने वाले हैं जिसने इतनी बड़ी दुनिया को रचाया है। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों।